नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो हमने अपने चैनल पे क्या है, आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स के लिए सीरीज़ शुरू की है। वो डेली आपको सुबह 10 बजे मिलती है। और आपके लिए जो मनोविज्ञान वाला टॉपिक है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर। तो शिक्षा मनोविज्ञान वाली क्लास आपको 7:30 PM पे मिलेगी, जो कि आपकी 3 दिन आपको मिलेगी, ठीक है, 3 डेज़ मिलेगी ओनली, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो कोई भी अगर नए स्टूडेंट हो तो ये टाइम टेबल हम फॉलो करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपके मन में डाउट है कि आपको ये पूरा करवाया जाएगा, तो बिल्कुल आपको ये 100% पूरा करवाया जाएगा और टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, ठीक है। और अपने सोर्स क्या रहेंगे तो ये भी आपको मैं बता देती हूँ। तो मूमल रहेगी एक नाथ्स पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है सर की, विनोद स्वामी सर की, ये दोनों अपने बिल्कुल टारगेट रहेंगे। और जो भी PIB और सूजस में न्यूज़ रहती है, इम्पोर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अपन ये सब करते हैं। तो आज का आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, चर्चित व्यक्तित्व। क्या करना है हमें? चर्चित व्यक्तित्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं, राज्य में 8वीं आर्थिक गणना जो है 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति, क्या है भाई? राज्य स्तरीय समन्वय समिति है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया है, ठीक है? तो ये बनाया है सुधांशु पंत को। किसको बनाया है? सुधांशु पंत को, जो कि मुख्य सचिव है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि राज्य स्तरीय जो समन्वय समिति है उसके अध्यक्ष बनाया है सुधांशु पंत को। और राज्य में 8वीं आर्थिक जनगणना के आयोजन के लिए, 8वीं जो है इकोनॉमिकल जो जनगणना होनी है 2025-26 के लिए, उसके लिए ये स्तरीय समिति गठन की गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार क्या है, राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, क्या है भाई? राज्य में जो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है उसके द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। इस गणना के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव, कौन है भाई? मुख्य सचिव है जो कि सुधांशु पंत, इनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आर्थिक गणना के तहत क्या क्या होता है, तो इसमें राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाती है। इसके साथ ही इसमें जो उद्यम है अपना, ठीक है, बिजनेस है, उसकी प्रकृति, स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है 2025, इसके लिए राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है इनको प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए गठित IYC राज्य अपेक्ष समिति अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है भाई? तो ये अध्यक्षता की गई है अपने जो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता ही होगा, मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी। कौन है भाई? मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी। तो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, इन्होंने ये अध्यक्षता यहाँ पे की राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने के लिए, जो IYC राज्य अपेक्ष समिति बनी थी इसकी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता वर्ष है 2025 है, इसके राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्ष समिति का क्या किया? गठन किया। इस समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है उनकी निगरानी करना, समर्थन करना, प्रभावी क्रियान्वित को सुनिश्चित करना है। यह समिति राज्य में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या करेगी भाई ये समिति? राज्य में जो सहकारिता आंदोलन है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएगी। अब आप देख लें यहाँ पे राज्य सहकारी विकास समिति जो है उसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? तो सरकार ने क्या किया है? राज्य सहकारी विकास समिति का क्या किया है? पुनर्गठन किया है। क्या किया है? इसका पुनर्गठन किया है। जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, इनको राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया है। क्या बनाया है? राज्य सहकारी विकास समिति का भी अध्यक्ष बनाया है। ऊपर हमने क्या देखा, ये देखो, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, इसका अध्यक्ष भी सुधांशु पंत को ही बनाया गया है, ठीक है। ये मुख्य सचिव है। तो मुख्य सचिव पूछे तो सुधांशु पंत है। राज्य स्तरीय जो समिति है, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, और कौन सी समिति? राज्य सहकारी विकास समिति, इसके अध्यक्ष बनाया गया सुधांशु पंत को। इस समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य में जो सहकारी समिति है उनके अधिक प्रभावी करना और संचालन जो है इनका, उनमें पारदर्शिता लाना है और कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है।
तो ये किसका उद्देश्य है? राज्य सहकारी जो विकास समिति है उसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है हमें दिया है यहाँ पे भाई 25 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषित थे पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार 2025 अभी घोषित किए गए हैं 25 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी सूची में जो राजस्थान है, राजस्थान में से कितने गणमान्यों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो कितने लोगों को दी गई है ये घोषणा? तो ये घोषणा की गई है 3 लोगों के लिए। ठीक है, 3 मेंबर्स के लिए ये की गई है घोषणा। नाम क्या क्या आते हैं? सबसे पहले नाम ही याद होने चाहिए। बेगम बतूल है और फिर है शीन काफ निज़ाम और बैजनाथ महाराज। क्या है भाई? तो बेगम बतूल हैं, शीन काफ निज़ाम है और बैजनाथ महाराज हैं। अब तीनों का संबंध किस किस से है और इन्हें किस में पुरस्कार मिला है वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान के ये 3 लोग हैं जिनको 2025 के पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्म पुरस्कार में भी कौन सा मिला है? पद्मश्री मिला है। बेगम बतूल जो है इनका संबंध जयपुर से है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि बेगम बतूल जो है कहाँ की रहने वाली है? तो ये जयपुर से रहने वाली है। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये मांड गायिका हैं, ये है मांड। ठीक है, मांड गायिका है और भजन लोक गायिका है ये। और मूल निवासी तो इनका क्या है? मूल निवासी तो ये नागौर की हैं, लेकिन अभी क्या है ये जयपुर में ही रहती है बहुत सालों से। तो नागौर या जयपुर जो भी देखें आप ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लें, वैसे तो जयपुर ही आएगा। तो मूल निवासी नागौर हो गई। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये कई वर्षों से जो है भगवान राम, कृष्ण, मीरा, कबीर इनके भजन गाती आ रही हैं। 25 देशों में इन्होंने कार्यक्रम अपने कर चुकी है। कौन भाई? बेगम बतूल। तो आप सभी इनके बारे में जानते भी होंगे। शीन काफ निज़ाम। अब शीन काफ निज़ाम जो है इनका संबंध है जोधपुर से। कहाँ से संबंध है इनका? जोधपुर से। ये साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार के लिए जाने जाते हैं। तो साहित्य आ गया भाई, लिटरेचर आ गया, एजुकेशन आ गया। इसमें क्या है? शीन काफ निज़ाम जो है ये सम्मानित हुए हैं पद्मश्री सम्मान से। 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और शीन काफ निज़ाम जो है इनका मूल नाम क्या है? शिव किशन बिस्सा। क्या है? शिव किशन बिस्सा इनका मूल नाम है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है वो। अब आते हैं बैजनाथ महाराज। तो बैजनाथ महाराज जो है ये हैं सीकर के रहने वाले। ये जो है आध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है ये और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार ही मिला है। वर्तमान में ये लक्ष्मणगढ़ जो है सीकर, कहाँ है भाई लक्ष्मणगढ़? ये है सीकर जिले में। तो सीकर जिले में आश्रम है एक श्रद्धानंद आश्रम। श्रद्धानंद आश्रम से ये सनातन का प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ये सनातन धर्म के लिए प्रचार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो बैजनाथ महाराज कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से कर रहे हैं? श्रद्धानंद आश्रम से, लक्ष्मणगढ़ सीकर से। शीन काफ निज़ाम कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर की रहने वाले हैं। इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री मिला है। 2010 में साहित्य अकादमी भी मिला है। मूल नाम इनका शिव किशन बिस्सा है। और जो बेगम बतूल है ये अभी तो जयपुर में रहती है, लेकिन ये मूल निवासी है नागौर की और ये मांड और भजन लोक गायिका है। 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है और ये भगवान राम, कृष्ण, मीरा, कबीर के भजन गाती रही है और 25 से ज़्यादा देशों में इन्होंने अपने कार्यक्रम कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे आपके मैच करने वाले में बने चाहे कैसे भी बने। तो ये पुरस्कार वाले में भी हम पढ़ेंगे और यहाँ भी हमने देख लिया, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चित व्यक्तित्व देख रहे हैं। तो चर्चित व्यक्तित्व में अपने यही आएंगे जो अभी करंट में अपने यहाँ पे चले हैं और पुरस्कारों में भी ये टॉपिक आपके आएगा, तो वापस से रिवाइज हो जाएगा। अब देखो क्या है भाई, तो रिकी केज जो हैं इनको क्या मिला है? तो इनको कला क्षेत्र के लिए 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। चौथी बार ब्रेक ऑफ डॉन के लिए इनको न्यू एज एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया। किसको? रिकी केज को। इस वर्ष 7 हस्तियों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 113 को पद्मश्री मिला है। क्या हुआ है भाई? तो पद्म विभूषण जो कितने लोगों को मिला है? तो पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को और पद्म भूषण मिला है कितने लोगों को? तो ये मिला है 19 लोगों को। और पद्मश्री मिला है सबसे ज़्यादा लोगों को, तो 113 लोगों को। अब 113 लोग यहाँ पे याद करना संभव नहीं है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे अपने यहाँ के जो हैं राजस्थान के बेगम बतूल, शीन काफ निज़ाम, बैजनाथ महाराज, इनको तो याद कर ही लिया है, क्योंकि इनमें से तो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। 113 तो आप याद नहीं कर सकते, पद्म विभूषण 7 आप याद कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है, तो इन सबको ऐड कर दो तो 17 और 19 और 113, तो ये अपने पास हो गया 139।
तो 139 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब पद्म पुरस्कार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका बाद में रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने इसमें जो 23 महिलाएं हैं, 23 तो फीमेल्स को यहाँ पे क्या मिला है, पद्म पुरस्कार मिला है। इसमें भी 10 जो हैं 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति के अलावा जो हैं उनमें से विदेशी विदेशी हैं और अनिवासी जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो सब इनमें शामिल है। ठीक है, 10 में। और इसमें अलावा जो 13 लोग हैं, 13 लोगों को क्या मिला है, मरने के बाद में मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो पद्म पुरस्कार तो आपको पता ही है, पद्म पुरस्कार जो है तो सबसे पहले नंबर पे तो कौन सा आता है, पहले नंबर पे तो अपने आता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद में आता है अपने पद्म विभूषण। कौन सा आता है, पद्म विभूषण आएगा पद्म पुरस्कार में। पद्म भूषण आ गया, विभूषण, फिर आएगा पद्म भूषण और फिर आएगा पद्म श्री। ठीक है, इनका स्थान यहाँ पे आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार है, भारत रत्न है और जो पद्म पुरस्कार है, ये क्या है, एनुअली मिलते हैं। क्या है, ये एनुअली मिलते हैं, आपको वार्षिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है 1978 और 79 में, कब, 1978 में और 79 में, इसके अलावा 1993 और 7 तक क्या है, इसको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक वर्ष में जो है इसके अलावा हम देखते हैं पद्म विभूषण जो है किसको दिया जाता है, तो पद्म विभूषण जो है असाधारण और असाधारण जो है और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है ये जो है हाई क्लास के लिए, उच्च हाई कोटि के लिए और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म श्री जो है विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, केवल विशिष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, हम देख रहे थे यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार। तो पद्म भूषण पुरस्कार तो 19 है, पद्म विभूषण है 7। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है, तो प्रवासी राजस्थानी है कौन से हैं भाई, जिन्हें भुवनेश्वर में राष्ट्रपति जो है अपनी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है। क्या दिया है भाई, प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है, ये बात ये पूछना चाह रहा है। तो ये मिला है रामनिवास जी को। किसको मिला है भाई, ये तो डॉक्टर जो रामनिवास है, इनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। और कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है भुवनेश्वर में। कहाँ पे मिला है ये भाई, भुवनेश्वर में मिला है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान किसने दिया है, तो ये दिया है अपनी जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, सभी को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी जो मुर्मू है, इन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया है भुवनेश्वर में। कब दिया था, तो ये 10 जनवरी को दिया था। 10 जनवरी को क्यों दिया था, क्योंकि 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी दिवस आता है और 9 से 10 जनवरी के बीच में ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये भुवनेश्वर में उड़ीसा में आयोजित किया था। इसलिए 10 जनवरी को दिया था ये राष्ट्रपति जी ने इनमें पुरस्कार। और ये क्या है, म्यांमार में जो भिक्षु हैं, म्यांमार के जो भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, उनको संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन पढ़ा रहे हैं, तो जो डॉक्टर रामनिवास है अपने यहाँ के, उनको ये पढ़ा रहे हैं, उनको संस्कृत। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था जो है इनके पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल। क्या है भाई, पंचायती राज संस्था है, उनके पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जो मंत्रिमंडल उप समिति है, उसका संयोजक किसको बनाया है, तो आप सभी जानते होंगे मदन दिलावर जी को। तो ये तो अपने यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में। तो मदन दिलावर जी को क्या बना दिया गया है भाई, इनको बना दिया पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु जो समिति है, मंत्रिमंडलीय उप समिति, उनका संयोजक। ठीक है, तो ये बना दिया किसको, मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, इनको बना दिया। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए जो गठित की गई है कैबिनेट समिति, उसका संयोजक बनाया अपने शिक्षा मंत्री। और पंचायती राज जो मंत्री हैं, ये भी मदन दिलावर ही है, इनको बनाया गया। उप समिति का प्रशासनिक विभाग जो है पंचायती राज विभाग का होगा। इस समिति का कार्य क्या होगा, तो इस मंत्रिमंडलीय उप समिति का कार्य होगा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का परीक्षण, सीमा और समीक्षा करना, और कलेक्टरों को पंचायतों के लिए प्रभावी बनाना है। समिति के सदस्य कौन कौन है भाई, तो
तो सदस्यों में बात की जाए तो सबसे पहले हैं गजेंद्र सिंह खीवसर। कौन है? गजेंद्र सिंह खीवसर है। फिर अविनाश गहलोत है, सुमित गोदारा है, गृह राज्य मंत्री है, जवाहर सिंह बेडम है। अब बात कर ले पंचायत राज संस्थाओं की। तो पंचायत राज संस्था में 33 तो जिला परिषद है, 365 पंचायत समिति हैं, 11,208 ग्राम पंचायत है। और ये क्या है? तो ये है 1,07,707 वार्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये है आर्थिक समीक्षा जो 23-24 की थी आपके, उसके अकॉर्डिंग डेटा। तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं कि प्रस्तावित क्या है। चलिए आप इसको खुद से देख लेना। इसको अभी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। हम चर्चित व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो उस पर रहते हैं। अब देखो क्या है भाई, 16 जनवरी 2025 को क्या हुआ? राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, कौन? नवीन महाजन। कौन है भाई? नवीन महाजन। इनके द्वारा राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन किसको बनाया गया है? जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है राज्य के, राजस्थान के, वो है नवीन महाजन। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। इन्होंने जो है राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन किसको बनाया है? तो ये बना दिया है नीरज चौधरी को। और नीरज चौधरी कौन है? तो ये खुद एक पर्वतारोही हैं। क्या है? पर्वत पे चढ़ने वाले हैं नीरज चौधरी। तो बनाया किसने इनको? राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, CEO ने इनको बना दिया है। क्या? ये नवीन महाजन ने बना दिया इनको आइकन। ठीक है, अब राज्य निर्वाचन विभाग जो है इनके द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न मतदाता जो जागरूक करने के लिए गतिविधि की जा रही है, उसमें जो पर्वतारोही है नीरज चौधरी जी, उनको राज्य निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन घोषित कर दिया। क्या कर दिया? इनको स्टेट आइकन घोषित कर दिया है। ठीक है, किसको? नीरज चौधरी को। नवीन महाजन कौन है? तो नवीन महाजन है राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन है भाई ये? तो ये है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब नीरज चौधरी जो है, नीरज चौधरी एक खुद पर्वतारोही हैं। इन्होंने ग्रीनलैंड के जो स्कीइंग के जरिए इनको पार किया था पर्वत को। और ये जल संसाधन विभाग के क्या है? अधिशासी अभियंता भी है। ठीक है, क्या है ये भाई? इंजीनियर भी हैं जल संसाधन विभाग में। ठीक है, नीरज चौधरी पर्वतारोही भी हैं, इंजीनियर भी हैं। और इन्हीं को ही जो है राज्य निर्वाचन आयोग है, सॉरी राज्य निर्वाचन विभाग है, उन्होंने स्टेट आइकन भी घोषित किया है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों को सीमा और वार्ड संख्या निर्धारण के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का जो है अध्यक्ष किसको बनाया है? तो ये झाबर सिंह खर्रा को बनाया है। UDH मंत्री है ये। क्या है ये? UDH मंत्री है। ठीक है, शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए क्या है? 16 जनवरी 2025 को एक सब कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक सब कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी क्या करेगी? शहरी निकायों की सीमा, वार्ड संख्या निर्धारण करेगी। संयोजक कौन है? झाबर सिंह खर्रा है, मंत्री हैं ये UDH से। सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत जो कि जल संसाधन मंत्री है अभी, संजय शर्मा है वन मंत्री, गौतम कुमार दत्त है सहकारिता मंत्री। कौन कौन है भाई इसमें? तो इसमें है किसमें? शहरी निकाय के पुनर्गठन के लिए जो सब कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन है? तो झाबर सिंह खर्रा तो क्या है? इसके संयोजक है। झाबर सिंह खर्रा संयोजक है। सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत जो कि जल संसाधन मंत्री है, संजय जी हैं जो कि वन मंत्री हैं, और गौतम कुमार दत्त जी हैं जो कि क्या है? सहकारिता मंत्री है। इस कमेटी के कार्य क्या होने वाले हैं? तो ये अक्टूबर 2019 में किए गए शहरी निकायों के पुनर्गठन की जांच करेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निकायों की आवश्यकता पर विचार करेगी। शहरी निगमों और वार्डों की सीमाओं की पुनर्समीक्षा करेगी। ठीक है, तो ये सभी कार्य ये करेगी कौन? शहरी निकाय समिति। ठीक है, इसकी समिति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 1 से 5 फरवरी के बीच में जोधपुर में क्या हुआ था? तो जोधपुर में हुआ था 11वें नंबर का राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या हुआ था भाई? जोधपुर में हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? RIFF। क्या बोलते हैं इसको? रिफ। क्या बोलते हैं इसको? रिफ बोलते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है करणबीर बोहरा को। किसको दिया है? करणबीर बोहरा को दिया है। तो बोहरा जी को क्या दिया गया है? रिफ का प्राइड ऑफ राजस्थान पुरस्कार। ठीक है, और 11वें रिफ की थीम क्या थी? तो थीम बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करें। तो थीम है सिनेमा स्थान जो है ए पैनोरमा ऑफ द सिनेमा इन राजस्थान। क्या है इसकी थीम? सिनेमा स्थान ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। और इसमें जो बेस्ट रीजनल फिल्म थी, क्षेत्रीय फिल्म थी,
वो पुरस्कार मिला है चंबल पार को। किसको मिला है? चंबल पार को। इसके डायरेक्टर कौन थे? निर्देशन वाले थे संजीव देवेंद्र सिंह परमार। कौन थे? एक तो संजीव थे और देवेंद्र सिंह परमार थे। तो इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। 1 से 5 फरवरी को क्या हुआ था? जोधपुर में रिफ का आयोजन किया गया था। कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का था। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया? तो करणबीर बोहरा जी को दिया गया। थीम क्या थी? सिनेमा स्थान, ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। बेस्ट रीजनल फिल्म, क्षेत्रीय फिल्म क्या थी? चंबल को पार करो। निर्देशन किया संजीव ने, देवेंद्र सिंह परमार ने। आगे चलते हैं। आगे है 18वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। क्या हुआ था भाई? 18वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था 2025 में। इसमें 10वां महाकवि जो है कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार जो है किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार है जो, ठीक है, 10वें नंबर का, वो किस साहित्यकार को दिया? तो ये दिया है बद्री नारायण जी को। अब ये देखो कन्हैया जी का नाम आ रहा है, इधर बद्री नारायण जी का आ रहा है, तो ये क्या है? सेम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जयपुर में यह आयोजित किया गया है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसमें ये जो बद्री नारायण जी दिख रहे हैं, ये अपने हिंदी के कवि हैं। क्या है? हिंदी के ये कवि हैं, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया है। इनकी कृति की भी बात कर लेते हैं, तो इनको ये पुरस्कार क्यों दिया है? यहाँ पे देखिए, हिंदी कवि हैं ये मैंने बता ही दिया, हिंदी कवि है बद्री नारायण जी। इनको 10वें नंबर का कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार मिला है, तो ये भी पूरा इम्पोर्टेंट है। तुमड़ी के शब्द 2022 में इन्होंने लिखी थी, इनकी कृति थी, रचना थी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है था, ठीक है, तुमड़ी के शब्द। अब आगे देखो, प्रदेश के जो शिल्पकार है, प्रदेश के शिल्पकार कौन है भाई? ये हैं दिनेश चंद्र कुमार। दिनेश चंद्र कुमार जो है किस कला से संबंधित है? तो ये पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि मोलेला टेराकोटा से संबंधित कौन है? ऑप्शन में 4 नाम दे देगा, तो आपको बताना है जो दिनेश चंद्र कुमार है, ठीक है, ये क्या है? मोलेला कला से संबंधित है। और दिनेश कुमार जो कुमार है, इनको जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या किया? तुलसी पुरस्कार प्रदान किया है। क्या किया है भाई? इनको तुलसी पुरस्कार दे दिया। किसने? एमपी गवर्नमेंट ने। कब दे दिया? तो ये 26 जनवरी को अपने गणतंत्र दिवस के टाइम पे ये दे दिया, ठीक है। मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, दिनेश चंद्र कुमार है, ठीक है। आगे चलती हैं। 18 दिसंबर 2024 को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो नई दिल्ली द्वारा घोषित किए गए 24 के पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसको दिया है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहा है, 2024 में घोषित किए थे। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और राजस्थानी लैंग्वेज का किसको दिया है ये पूछ रहा है, तो आप बता देना कि मुकुट मणिराज को दिया है। क्या है? मुकुट मणिराज को दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पुरस्कार वाले में चला जाएगा ये, वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो मुकुट मणिराज को दिया है। इनकी ये जो कृति है वो क्या है, मतलब रचना क्या है? तो इनकी रचना है गाँव और अम्मा। क्या है? गाँव और अम्मा है इनकी रचना का नाम। तो गांव के लोग जो होते हैं, गाँव में जो अम्मा होती है, अम्मा क्या करती है, अपने जो भी बेटे हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, उनके सिर पे मुकुट रख देती है और वो बात किसी को बताती नहीं है। तो मुकुट मणिराज और गाँव और अम्मा, ठीक है, याद हो गया होगा। राजस्थानी भाषा के लिए ये दिया है, ठीक है, राजस्थानी भाषा ध्यान रखें। राजस्थान में ही बता रही हूँ मैं, राजस्थान में गाँव में जो अम्मा है वो अपने दादी पोते के बीच में जो संबंध रहता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं, पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपने पोते को वो मुकुट पहना देती है और ये बात किसी को बताती नहीं है, राज की बात है तो बताती नहीं है, ठीक है, मणिराज हो गया। तो राजस्थानी भाषा के साहित्यकार है मुकुट मणिराज। मुकुट मणिराज को 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये दीनोद कोटा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार पूछा है कि भाई ये कहाँ के हैं, तो दीनोद जो है जगह, वहाँ से कोटा ज़िले से रहने वाले हैं ये मुकुट मणिराज, ठीक है। तो कविता इनकी बताई दी, गाँव और अम्मा है। हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा का पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये बताना है गगन गिल। क्या बताओगे भाई? गगन गिल बताओगे। तो इधर तो हमने राजस्थानी लैंग्वेज का देखा, इधर देखा है किसका, हिंदी भाषा का। तो गगन गिल को मिला है मैं जब तक बाहर आई। क्या है भाई? मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए। तो इसको कैसे याद रखोगे कि मैं जब तक बाहर आई, तब तक तो क्या है, बिल जमा करा दिया था, बिल जमा करा के क्या है, गगन में चली गई थी, आकाश में चली गई थी, ठीक है। तो ये हो गया है। आगे देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? के बिरला फाउंडेशन जो है वो क्या करता है, व्यास सम्मान प्रदान करते हैं, और इस बार जो थे 34वें नंबर का व्यास सम्मान था, ठीक है।
जो कि मिला है सूर्यबाला को। किसको मिला है? ये सूर्यबाला जी को मिला है। ये क्या है? हिंदी की लेखिका हैं सूर्यबाला जी, इनको मिला है ये पुरस्कार। और ये के बिरला फाउंडेशन जो है नई दिल्ली में है। अब इनका उपन्यास कौन सा था सूर्यबाला जी का? तो इनका उपन्यास है कौन देश का वासी, वेणु की डायरी। क्या है? कौन देश का वासी, वेणु की डायरी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप क्या है कहीं पे घूमने गए तो आपसे क्या पूछते हैं वहाँ पे सबसे पहले कि भाई कुण देश को रहने वाले हो, तो कुण देश को वासी है। तो कुण देश को वासी है, इस बात को क्या करते हैं वहाँ के लोग जो है डायरी में नोट कर लेते हैं। तो वेणु ने डायरी में नोट कर लिया कि कुण देश को वासी है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओ। तो इस तरह से अब जो है ये बात वेणु की डायरी में लिखी किसने? तो ये डायरी में लिखी सूर्यबाला ने। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाला बाला सूर्यबाला ऐसे याद हो जाएगा। जैसे भी देखो आप पुरस्कार राशि इसमें मिलती है 4 लाख रुपए। कितने मिलते हैं भाई? इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं। एक तो आपको इसके अलावा आपको एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है। प्रशस्ति पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और आपको एक स्मृति चिन्ह भी इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है किसमें? व्यास सम्मान में। और व्यास सम्मान कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन, जो कि नई दिल्ली में है, इनके द्वारा दिया जाता है। 34वें नंबर का आपकी बार ये था। यह सम्मान प्रतिवर्ष हर वर्ष ये दिया जाता है हिंदी के श्रेष्ठ लेखक लेखिका के लिए। अब व्यास सम्मान जो है हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा में जो भी अच्छा लेख लिखेगा, लेखक लेखिका, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया किनके बारे में? सूर्यबाला जी के बारे में। अब राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसके 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, तो उनके नाम क्या क्या हैं ये बता दो भाई। तो 27 जनवरी 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो मुख्य न्यायाधीश तो है एम श्रीवास्तव जो है, इन्होंने शपथ ग्रहण कराई इनको। तो न्यायाधीश थे एक तो चंद्रशेखर शर्मा। कौन है? चंद्रशेखर शर्मा है। फिर है प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली। कौन है भाई? 3 नाम देखो, चंद्रशेखर शर्मा है, प्रमिल कुमार माथुर है, चंद्र प्रकाश श्रीमाली है। तो चंद्रशेखर है, चंद्र प्रकाश है, ठीक है। इधर शर्मा है, इधर श्रीमाली है। चंद्रशेखर है, चंद्र प्रकाश है, शर्मा है, श्रीमाली है। शर्मा जी आएंगे तो श्रीमती भी आएगी, ठीक है। तो शर्मा जी, श्रीमती जी, चंद्रशेखर है, ठीक है। इधर तो शर्मा है तो नाम भी क्या है? मेल ही आएगा। तो शेखर जी हैं शर्मा, ठीक है। तो मेल हो गया, इधर तो याद हो गया। अब इधर श्रीमती जी है, तो श्रीमती जी क्या है? श्रीमती जी के घर रहने से क्या है? घर में प्रकाश रहता है, तो श्रीमती जो है प्रकाश। तो ऐसे आप प्रकाश आ गया, चंद्र प्रकाश। और ये प्रमिल कुमार माथुर जी बच गए, तो माथुर जी जो है ऐसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, प्रमिल कुमार माथुर। 3 न्यायाधीश हो गए। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मिला के अभी 34 हो गई है, लेकिन जो स्वीकृत संख्या है यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे कम है जो है जज, तो और जज हमें यहाँ पे चाहिए। जस्टिस जो मनीष शर्मा हैं, 17 फरवरी 2025 को इनको अधिवक्ता मनीष शर्मा जो है इनको राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये भी नया डेटा है। 27 फरवरी को ये 3 न्यायाधीश कहे गए थे। 17 फरवरी को मनीष शर्मा जी को कर दिया गया था यहाँ पे नियुक्त। इससे पहले 3 न्यायाधीशों को जनवरी में ही नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट में अब जो न्यायाधीश है उनकी संख्या 34 + 1 कितनी हो गई है? 35, लेकिन स्वीकृत तो 50 है। अब देखो 14 जनवरी 2025 को भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना इसरो है, इसरो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। तो वी नारायण बने हैं। वी नारायण से पहले कौन थे? तो वी नारायण से पहले थे सोमनाथ। कौन थे भाई इनसे पहले? एस सोमनाथ थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है कि अभी नहीं थे, इनसे पहले वाले बताइए, तो इनसे पहले वाले भी बता देना। सोमनाथ जी से इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जो है रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए इनके जो वरिष्ठ अंतरिक्ष विज्ञानी थे वी नारायण, इनको इसरो का नया प्रमुख बनाया गया। वी नारायण जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपसे पूछ सकता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं। और सॉरी वी नारायण यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन वी नारायण जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में जो स्थित है इसरो का क्या? तरल प्रणोदन केंद्र इसका स्थित है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। इसके निदेशक भी रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो समिति है उसने वी नारायण को क्या किया है? इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के तौर पे भी इनको कार्य करना पड़ेगा। एक तो इसरो का हेड बना दिया और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्य भी इनको दे दिया गया है। इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिए की गई है। इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 में की गई।
किसके नेतृत्व में? तो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। उसका मन करेगा तो वी नारायण के बारे में पूछेगा, या फिर सोमनाथ जी के बारे में पूछ लेगा कि कहाँ के ये निदेशक थे वी नारायण जी। तो वी नारायण जी थे महेंद्रगिरी तमिलनाडु के इसरो तरल प्रणोदक केंद्र के निदेशक। ठीक है। और इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई है विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2025 को जो है गणतंत्र दिवस समारोह, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि जो थे ये प्रबोवो सुब्रियांतो। कौन थे भाई? प्रबोवो सुब्रियांतो। तो सुब्रियांतो किस देश के राष्ट्रपति थे जिनको हमने गणतंत्र दिवस पे अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। क्या थे भाई? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुब्रियांतो। जो 76वां अपने अब की बार कौन सा गणतंत्र दिवस था? 76वां था। 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में अपने किसको बुलाया था? अपने बुलाया था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट प्रबोवो सुब्रियांतो। भारत और इंडोनेशिया के मध्य क्या है? 3800 रुपये का क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील पर भी यहाँ पे चर्चा की गई थी। क्या किया गया था? भारत और इंडोनेशिया के बीच 3800 करोड़ रुपए को लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील पर चर्चा हुई थी। इंडोनेशिया ने भारत से क्या किया था? ब्रह्मोस मिसाइल जो सिस्टम है उसको लेने में इंटरेस्ट दिखाया था। क्या किया था? जो ब्रह्मोस मिसाइल है अपने यहाँ की, उसको लेने के लिए इंटरेस्ट किसने दिखाया? इंडोनेशिया ने दिखाया था। अब इंडोनेशिया से पहले भी एक ऐसा देश था जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा चुका था ब्रह्मोस के लिए खरीदने के लिए, तो उसका नाम आ जाएगा फिलीपींस। तो क्या है? फिलीपींस के बाद में इंडोनेशिया है अभी। तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश होगा जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया है। यह डील अभी अंतिम चरणों में फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अभी इसका फाइनल होना बाकी है। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ से आपको? गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुब्रियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और भारत और इंडोनेशिया के मध्य 3800 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? चर्चा हुई है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लेने के लिए। और इंडोनेशिया से पहले क्या है? फिलीपींस ऐसा देश था जिसने यहाँ पे बात की थी, इंटरेस्ट दिखाया था ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए। ठीक है, सौदा किया था। आगे देखते हैं आरबीआई का गवर्नर किसको नियुक्त किया है? तो अभी अपने जो रिजर्व बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसका गवर्नर किसको नियुक्त किया है? तो ये है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से पहले कौन थे? तो सबको पता होगा, ये तो शक्तिकांत दास थे। कौन थे सबसे इनसे पहले? तो ये थे शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास थे, और शक्तिकांत दास थे जो उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए इनको संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। तो शक्तिकांत दास जो इनके कार्यकाल पूरा होने के बाद में संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर है, ये बिल्कुल हाईलाइट है, याद करें। तो 26वें नंबर के ये गवर्नर है। और पूछे 25वें कौन थे? तो 25वें बता देना आप, 25वें थे शक्तिकांत दास। कार्यकाल जो है नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष तक रहेगा। जैसे अभी इनको बना दिया है दिसंबर 24 में, तो इनका रहेगा 25, 26, 27 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका जो है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे आरबीआई का? तो ये है मुंबई में। कहाँ पे भाई इनका मुख्यालय आरबीआई का? मुंबई में है। ठीक है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी। संजय मल्होत्रा जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये है अपने बीकानेर के, राजस्थान के मूल निवासी। कौन भाई? संजय मल्होत्रा। और ये 1919 बैच के क्या थे? 1990 बैच के क्या थे? राजस्थान कैडर के आईएएस है। कौन? संजय मल्होत्रा। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नया अध्यक्ष 30 दिसंबर 2024 को किसको बनाया? तो न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को बनाया। किसको बनाया? न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को बनाया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी का नया अध्यक्ष। तो जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। ठीक है। और इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने पूर्व जो न्यायाधीश थे वी रामा सुब्रमण्यम, कौन थे? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है अपना नेशनल ह्यूमन क्या है कमीशन, उसके नए अध्यक्ष इनको बनाया है। राष्ट्रपति जो है अपनी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नियुक्त तिथि से ही 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्ति कर दी है। सदस्य कितने थे? तो सदस्य थे पूर्व न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। कौन थे भाई सदस्यों में? एक नाम तो आता है पूर्व न्यायाधीश थे विद्युत रंजन सारंगी, और एक थे प्रियंका कानूनगो। कौन थे? प्रियंका कानूनगो। विद्युत रंजन जो थे यहाँ के क्या थे? सदस्य थे। एनएचआरसी जो है, एनएचआरसी में एक तो अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं भाई?
NHRC में एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। आयोग में एक महिला सदस्य भी होती है। कार्यकाल इनका कितना रहता है? कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उसको ही मान लेते हैं। तो 3 वर्ष देखो या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो जाता है उसको क्या है, इतना रिटायरमेंट हो जाता है। अब 2019 में संशोधन के बाद में जो अध्यक्ष है और सदस्य, इनका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया था। तो 2029 तक तो ये था 5 वर्ष, और 5 से घटा करके ये अभी 2019 के बाद में 3 वर्ष कर दिया गया है। क्या? इनका कार्यकाल। किनका कार्यकाल? NHRC के अध्यक्षों का कार्यकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो 18 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव। क्या हुआ था भाई? 18 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव जो है विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संसद की जो संयुक्त कमेटी थी JPC, इसका अध्यक्ष किसको बनाया? तो जो JPC थी, ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है PP चौधरी को। PP चौधरी क्या है? सांसद है, तो इनको ये अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पारित किया गया। यह बिल केंद्रीय जो कानून मंत्री, अब केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? देखो, अर्जुन मेघवाल है। इन्होंने 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया है। इसके लिए संसद के जो है नए भवन, संसद का जो नया भवन है उसमें पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि अभी जो है इसके लिए वोटिंग कहाँ पे कराई गई? तो संसद का जो नया भवन तैयार हुआ है उसमें पहली बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। बिल के पक्ष में तो क्या है? फेवर में तो 263, फेवर में तो सही लगा देते हैं, ये रॉन्ग के लिए अपन विपक्ष लगा देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं पक्ष विपक्ष। तो पक्ष में कितने वोट आए? पक्ष में वोट आए 263, विपक्ष में आए 198 वोट। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको कि बिल को पास करने के लिए क्या है, जो संसद के दोनों सदन हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा में क्या है 2/3 जो बहुमत है उसकी ज़रूरत होती है किसी भी बिल को पास कराने के लिए। ये आपने पॉलिटी में पढ़ ही रखा होगा। बिल में जो है पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो गए और लोकसभा चुनाव इनके साथ में कराने की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, इस बिल में JPC का गठन जो है बिल पर विचार करने के लिए सांसद PP चौधरी इनकी अध्यक्षता में 39 सदस्यीय जो कमेटी थी उसका गठन किया गया। समिति में 27 तो लोकसभा से थे सांसद और 12 जो थे राज्यसभा से थे। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे टोटल है 39 और लोकसभा से कितने हैं? लोकसभा से हैं 27 और राज्यसभा से कितने बच गए? अब 12। ठीक है, तो ये टोटल 39 हो गए। इससे पूर्व क्या है? इससे पूर्व ONE एजेंडा का क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE का एजेंडा जो है तैयार करने के लिए क्या किया गया? पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई इसने क्या किया? क्रियान्वयन के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था 2 चरणों में लागू कर दी। क्या कर दिया? एक साथ चुनाव की व्यवस्था 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश कर दी। पहले चरण में क्या किया? लोकसभा और राज्य विधानसभा के साथ चुनाव कराना। दूसरे में क्या करेंगे? लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर क्या करेंगे? नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कराएंगे एक साथ में। फिर मतदाता सूची जो है, इसमें सरकार के जो सभी 3 स्तर हैं उनके लिए एकल जो है मतदाता सूची बनेगी और एकल मतदाता सूची बनने की सिफारिश की बात इसमें की गई है। अब देखो आगे क्या है। 19 फरवरी 2025 को देश के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार क्या बने हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। कार्यकाल इनका 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इन्होंने जो राजीव कुमार उनका स्थान लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले ये मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। क्या कर रहे थे भाई? ये निर्वाचन पद ग्रहण करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का तो ये पहले कर रहे थे मार्च 2024 तक निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य। अब निर्वाचन आयुक्त क्या है? ये आपके क्या है पॉलिटी के सिलेबस में भी है, पूरे आयोग दिए हैं तो वहाँ पे आपको देखना ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी बता देते हैं आपको थोड़ा सा। तो निर्वाचन आयुक्त जो हैं उसमें निर्वाचन आयोग की बात करते हैं सबसे पहले। तो निर्वाचन आयोग जो है इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI बोला है। तो ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है।
नियुक्ति इसमें कौन करता है, तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट इनके ये करते हैं। मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है इनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे कौन, निर्वाचन आयुक्त। गठित अनुच्छेद 324 के तहत। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो। संसद के महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो अब आगे क्या है, तो जो डॉक्टर विवेक जोशी है, विवेक जोशी ने क्या है 19 फरवरी 2025 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त के रूप में डॉक्टर विवेक जोशी आ गए। ठीक है, अब 1989 बैच के हरियाणा के क्या थे, ये वरिष्ठ अधिकारी थे कौन, विवेक जोशी। इससे पहले नवंबर 24 तक हरियाणा के मुख्य सचिव का पदभार ये संभाल रहे थे कौन, विवेक जोशी। निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, शक्तियाँ, कार्यक्षेत्र है। 25 में जाति धर्म लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता आपको। 24 में क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, वही शक्तियाँ दी जाएगी, कार्यक्षेत्र रहेगा। फिर 25 में क्या बोला, 25 में जाति धर्म लिंग के आधार पर वयस्क मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता आपको। ठीक है, 26 में क्या है, 26 में वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष या अधिक आयु के जो बच्चे नागरिक हैं उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है इसमें, वयस्क नागरिक। ठीक है, 327 में संसद से को चुनाव से संबंधित नियम और कानून बनाने का अधिकार है। 328 में राज्य विधानसभाओं को राज्य स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकार है। 329 में चुनावी जो मामले हैं उनमें न्यायिक हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंध है। और जो चयन समिति है वो CEC जो है अपना केंद्रीय चुनाव आयोग, उसकी नियुक्ति आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति पहली बार चयन समिति के द्वारा सुझाए गए पैनल से की जाएगी। इस समिति में कानून मंत्री अध्यक्ष रहेंगे और लोकसभा नेता जो है प्रतिपक्ष और एक मंत्री शामिल होंगे, किसमें, चयन समिति में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। तो ये महिला पत्रकार है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है ये भाई, पूर्णिमा देवी बर्मन है। और ये महिला पत्रकार हैं भारतीय, और भारतीय जीव विज्ञानी भी हैं, वन्य जीव संरक्षणवादी भी हैं। तो ये 3 चीज़ हो गई, महिला पत्रकार, जीव विज्ञानी, वन्य जीव संरक्षणवादी। कौन है भाई ये, तो पूर्णिमा देवी बर्मन है। कहाँ की हैं, तो असम की हैं। टाइम्स जो पत्रिका है, टाइम्स पत्रिका, उन्होंने इनको बोला है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर। क्या बोला इनको, वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर बोला है। और ये इनका अगर एज पूछा जाए तो एज आप बता देना, ये 45 ईयर ओल्ड की है, मात्र 45 ईयर ओल्ड की हैं ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी। ठीक है, तो एकमात्र ये भारतीय महिला है जो इस सूची में शामिल है टाइम वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर में। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। असम की हैं ये, असम की पूर्णिमा देवी जो है लुप्तप्राय क्या है, जो खो गई हैं अभी जनजातियाँ, तो लुप्तप्राय स्थानीय जो हरगिला पक्षी है, क्या है भाई, हरगिला पक्षी है, उसकी रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती है। कौन, असम की पूर्णिमा देवी बर्मन। 13 जो महिलाएं हैं इनकी सूची में फ्रांस की अभिनेता निकोल किडमैन क्या है भाई, निकोल किडमैन है देख नाम, एक है गिसेले पेलिकोट। तो क्या है, फ्रांस की अभिनेता हैं 13 महिलाओं में से, फ्रांस की अभिनेता का नाम है निकोल किडमैन और गिसेले पेलिकोट। इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है 13 महिलाओं में। अब आगे देखते हैं 20 फरवरी 2025 को क्या हुआ था। 20 फरवरी 2025 को क्या है, यहाँ पे चुनाव के परिणाम आए थे। दिल्ली में जो चुनाव हुए थे तो यहाँ पे जो नई मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, तो वो बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता से पहले कौन थे, तो सभी को पता होगा केजरीवाल जी थे। ठीक है, अब रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की 4थी नंबर की महिला मुख्यमंत्री है। इनसे पहले 3 कौन थी भाई, तो 3 कौन थी, पहले थी सुषमा स्वराज पहली थी। फिर सेकंड नंबर पे आई शीला दीक्षित के बाद आई है अतिशी, थोड़े दिन के लिए बनी थी अभी। और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई 4थे नंबर की कौन, तो ये बन गई है 4थे नंबर की रेखा शर्मा। कौन बन गई है, रेखा शर्मा नहीं, रेखा गुप्ता। ठीक है, गुप्ता जी है ये। प्रवेश वर्मा, अब प्रवेश वर्मा कौन है, तो ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। क्या है भाई, ये उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM है ये प्रवेश वर्मा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, डिप्टी क्या है, डिप्टी मतलब उप होता है, वैसे तो क्या होता है डिप्टी में, उप का मतलब
अब डिप्टी से क्या रखोगे, डिक्की। तो डिक्की में क्या है, डिक्की में प्रवेश करना मना है, डिक्की में प्रवेश करना वर्जित है, ठीक है। तो डिक्की से क्या याद हो गया आपको, दिल्ली, और सॉरी दिल्ली भी याद हो गया और डिप्टी भी याद हो गया, उप भी याद हो गया, उप मुख्यमंत्री है। अब आपसे पूछे उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल कौन है भाई, तो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना है उपराज्यपाल। दिल्ली विधानसभा जो चुनाव है उसमें टोटल सीट थी 70, जिसमें से बीजेपी को मिली है इस बार 48 सीट, और आप जो है केजरीवाल जी की जो पार्टी है आप उसको मिली है 22 सीटें, ठीक है। 27 फरवरी 2025 को जो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय नियमन बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया, तो ये बनाया है तुहिनकांत पांडे को। किसको, तुहिनकांत पांडे को बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सेबी का नया अध्यक्ष, सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है तुहिनकांत पांडे को। कार्यकाल इनका रहेगा 3 वर्ष के लिए। नियुक्ति इनकी की है माधवीपुरी बुच के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए, अब है बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जो है ये कौन है, तो ये एशियाई खेलों में जो गोल्ड मेडल, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं, पूर्व गोला फेंक खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी कौन से खेल से हैं, तो ये हैं गोला फेंक के खिलाड़ी। कौन है, बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह, बहादुर लोग ही गोला फेंक सकते हैं, तो गोला फेंक सकते हैं कौन, बहादुर लोग। और बहादुर लोगों ने गोला फेंक के क्या किया, स्वर्ण पदक जीत लिया। तो बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, बहादुर लोगों को अध्यक्ष बनाएंगे तो एथलेटिक्स महासंघ का इनका अध्यक्ष बना दिया, याद हो गया होगा। जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो कौन है भाई, तो ये है कनाडा के प्रधानमंत्री। क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने सत्ताधारी जो लिबरल पार्टी है, कौन सी, सत्ताधारी लिबरल पार्टी, इसके नेता पर और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या है, सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद से और पीएम पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसने, जस्टिन ट्रूडो ने, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। कनाडा के हैं ये। राकेश कादियान, राकेश कादियान कौन है, तो ये हैं जिला जेल, जिला जेल कौन सी है, तो नूह जेल है। तो यहाँ पे ये कार्यरत है जिला जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल नूह हरियाणा में ये कार्यरत है। कौन, राकेश कादियान। और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको चढ़ के क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है। तो कार्यरत हैं, एवरेस्ट विजेता हैं राकेश कादियान। 45 वर्ष की उम्र में इन्होंने मात्र 2 दिन में क्या किया था, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, अपनी माउंट एवरेस्ट उस पर, और विश्व की जो सबसे चौथी नंबर की, तो विश्व की एक तो कौन सी हो गई, एक तो हो गई पहली वाली जो कि माउंट एवरेस्ट है, और फिर हो गई अपने पास 4th वाली चोटी। तो 4th वाली है कौन सी, तो ये है माउंट लाहत से, माउंट लाहत से है ये, ठीक है। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इन्होंने पहला रिकॉर्ड अपना बनाया है पर्वतारोही पर बनाने का, पर्वतारोही बनने का, ठीक है। तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनको नाम दर्ज किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले प्रथम जो पर्वतारोही है वो कौन है, तो आपको राकेश कादियान बताना है। इनका संबंध कहाँ से ये पूछे, तो नूह हरियाणा में जो जिला जेल है वहाँ पे ये कार्यरत हैं, ठीक है। और इन्होंने मात्र 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन में ये चोटी यहाँ पे चढ़ ली थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज है लॉन्ग जंप। क्या है, लॉन्ग जंप जो है लंबी कूद की ये प्रमुख खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको भारतीय एथलेटिक जो महासंघ है उसके 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। क्या किया गया है, अंजू बॉबी जॉर्ज को, अंजू बॉबी जॉर्ज को लॉन्ग जंप की प्रमुख खिलाड़ी है। इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जो ये 9 सदस्यीय पैनल है इसमें 6 तो महिलाएं शामिल होंगी, जबकि जो भाला फेंक खिलाड़ी है वो नीरज चोपड़ा इसके प्रमुख सदस्य रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भुवनेश कुमार की। तो भुवनेश कुमार कौन है, तो ये यूपी कैडर के IAS अधिकारी हैं। क्या है भाई, ये यूपी कैडर के IAS अधिकारी है। कौन, भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार हो गए। तो इनको क्या बनाया है, भुवनेश कुमार को जो अपने आधार कार्ड है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो जहाँ से आधार कार्ड जारी होते हैं UIDAI, उनका जो है CEO बनाया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है किसको, भुवनेश कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आरिफ सईद की। आरिफ सईद जो है पाकिस्तान ओलंपिक संघ ने 2025 से 29 तक कार्यकाल के लिए आरिफ सईद को नया अध्यक्ष बनाया। क्या है, आरिफ सईद को इन्होंने नया अध्यक्ष बनाया है।
किसने? पाकिस्तान ओलंपिक संघ ने। ठीक है, आरिफ सईद को नया अध्यक्ष बनाया है 2025 से 29 के लिए। अब आगे बात की जाए तो अरुण मिश्रा जो है, अरुण मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को क्या किया गया है? भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है अपना BCCI, क्या है? BCCI जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, इसका लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। क्या है? लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। कहाँ का? BCCI का। किसको किया है? अरुण मिश्रा को किया है। ठीक है, इधर A आ रहा है, इधर B आ रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा, ऐसे जुगाड़ कर लेना। ठीक है, क्या क्या बनाया है? लोकपाल और नैतिकता अधिकारी। अब बात आती है जॉन महामा। तो जॉन महामा कौन थे भाई? तो ये महामा घाना, तो महामा घाना के क्या है? राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉन महामा। आगे देखें तो M मोहन का संबंध किससे है? तो M मोहन है केरल के तिरुवनंतपुरम से। तो तिरुवनंतपुरम से ये क्या है? जो अपना तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, कौन सा? तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC, इसके क्या है? ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करें डेनियल चापो की। तो डेनियल चापो जो हैं ये कौन है भाई? तो डेनियल चापो है सत्ताधारी फ्रीलियो पार्टी। कौन सी पार्टी है भाई इनकी? सत्ताधारी फ्रीलियो पार्टी। इसके डेनियल जो चेपो हैं ये मोजाम्बिक के राष्ट्रपति है। क्या है भाई? मोजाम्बिक के राष्ट्रपति है। नाम भी अटपटा सा है। तो मोजाम्बिक मज़े ले रहे हैं अपना, तो मोजाम्बिक कौन ले रहे हैं? तो डेनियल जी ले रहे हैं अपने मज़े। तो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हो गए ये डेनियल चापो। अब बात करें डॉक्टर उर्वशी सिन्हा की। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो हैं ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन है? ब्रिटेन का कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसके द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। किस सम्मान से? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से। अब है माइकल मोर्टिन। तो माइकल मोर्टिन क्या है भाई? तो माइकल मोर्टिन तो ये बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। क्या है? मोर्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है असम पुलिस। क्या है? असम पुलिस जो है इसके महानिदेशक बने हैं। कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है इनको महानिदेशक तो ये थे ही, इनको CRPF का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सितांशु कोटक की। तो सितांशु कोटक जो है सौराष्ट्र के बल्लेबाज हैं। सितांशु कोटक, जिनको भारतीय पुरुष टीम कौन सी है भाई? अपनी जो इंडियन मेल क्रिकेट टीम है इसकी बल्लेबाजी कोच के लिए नियुक्त किया है। किसको? सितांशु कोटक को। सितांशु कोटक कहाँ के? सौराष्ट्र के बल्लेबाज है। इनको चुना गया है अपने भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच के लिए, कोच बने हैं ये। जोसेफ ओन कौन है? तो जोसेफ ओन है लेबनान के राष्ट्रपति। तो हमने कहाँ के देख लिए, वापस देख लो एक बार। जोसेफ ओन। ठीक है, ये तो हो गए लेबनान के। अब माइकल मोर्टिन आए हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री हो गए। इधर क्या है? डेनियल चापो मोजाम्बिक के मज़े ले रहे हैं अपने, चुपचाप मज़े ले रहे हैं। तो चुपचाप मज़े ले रहे हैं ये। ठीक है, मोजाम्बिक वाले सत्ताधारी फ्रीलियन पार्टी थी इनकी। इसके पहले हमने देखा घाना के राष्ट्रपति, घाना के हैं जॉन महामा घाना। ठीक है, महंगा खाना ऐसे भी देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तो अरमांडो कोलाको कौन है भाई? तो ये है पूर्व भारतीय कोच। क्या है? पूर्व भारतीय कोच हैं अरमांडो कोलाको। इनको लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। किसको? अरमांडो कोलाको को। ये क्या है? एक कोच हैं, कोच को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिला है। एक ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, शक्तिकांत दास हमने देख ही लिए, तमिलनाडु केडर के IAS अधिकारी हैं, पूर्व RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इन्होंने जो नए प्रधान सचिव सेकंड के रूप में भी नियुक्त किए गए। शक्तिकांत दास विमल जालान के बाद 6 साल तक इस पद पर रहे और दूसरे RBI गवर्नर थे। तुलसी गाबार्ड। अब तुलसी गाबार्ड क्या है भाई? तुलसी गाबार्ड जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी नेता जो हैं तुलसी गाबार्ड, इनको अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? तुलसी गाबार्ड को किसने नियुक्त किया भाई? डोनाल्ड ट्रंप जी ने नियुक्त कर लिया है अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग में निदेशक के रूप में।
ठीक है। तो तुलसी जी लगा ली इन्होंने अमेरिका में, ठीक है, तुलसी लगा ली डोनाल्ड ट्रंप में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तुलसी का पौधा अपने यहाँ पे तो जो है तुलसी माता जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी जानते ही होंगे, अपने अपने घर में तुलसी का पौधा होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है क्या है, इनका संबंध है पैराशूटर से। ये क्या है, शूटिंग के लिए जानी जाती है। और ये हैं अवनी लेखरा जो BBC पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया है। क्या है, BBC पैरा स्पोर्ट, ठीक है, पैरा खिलाड़ी है ये, पैरा खेलों के लिए खेलती है। तो BBC पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है किसको, अवनी लेखरा को चुना गया है। और BBR सुब्रमण्यम जो है इन्हें ACC ने नीति के आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्या है भाई, ACC ने नीति के आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में BBR सुब्रमण्यम के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, ठीक है। आगे बात की जाए तो आगे बात है काश पटेल की। काश पटेल जो है अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है अनंत नागेश्वर जो हैं इन्हें भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, क्या है भाई, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वर। इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा करके मार्च 27 तक कर दिया गया है। क्या देखा अभी हमने, काश पटेल क्या है, तो अमेरिकी सीनेट है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के जो काश पटेल हैं इनको FBI क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया। काश पटेल, तो काश क्या होते, हम भी FBI के निदेशक होते, तो काश इनको बना ही दिया, ऐसे आप याद रखो। अनंत नागेश्वर को क्या बनाया, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इनका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अब 2 वर्ष के लिए बढ़ाया है, क्या है, आर्थिक सलाहकार। तो सब यही सोचते हैं पैसा तो अनंत होना चाहिए, आर्थिक स्थिति अपनी क्या है, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, अनंत समय तक होनी चाहिए। तो अनंत से याद हो जाएगा अनंत नागेश्वर। लेकिन अनंत समय तक नहीं है, ये अभी 2 साल के लिए ही है, तो 2 साल के लिए ये हो गई 25 से 2 साल, तो ये 27 तक, ठीक है। आगे देखो क्या है, डॉक्टर फातिमा जालिद। तो डॉक्टर फातिमा जालिद जो है NIT है अपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी वाली NIT है, तो श्रीनगर में जो है, उसमें केमिकल इंजीनियर विभाग की क्या है, ये सहायक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। कौन, डॉक्टर फातिमा जामिर। इन्होंने हाल में लॉन्च की गई है एक पुस्तक, शी इज़ 75 वुमेन इन केमिस्ट्री, क्या है, शी इज़ 75 वीमेन इन केमिस्ट्री में इनको शामिल किया गया है। किनको, डॉक्टर फातिमा जालिद को। ये क्या है, NIT श्रीनगर से इनका संबंध है, NIT श्रीनगर से संबंध है, केमिकल इंजीनियर विभाग की ये हैं, ठीक है। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक कौन सी, शी इज़ 75 वीमेन इन केमिस्ट्री। यह पुस्तक भारत सरकार के प्रधान जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके कार्यालय और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री UK के सहयोग से बियॉन्ड ब्लैक द्वारा प्रकाशित की जाएगी। भारत की प्रतिष्ठित जो 75 महिलाएं हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके योगदान को ये पुस्तक दर्शाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसको हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है। वीडियो की भी जो PDF है आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो टेलीग्राम भी आपका है, आपके लिए ही बनाया गया है, RPSC तरंग अपने चैनल के नाम से ही है, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पिन मिल जाएगा, जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहें ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको निरंतर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं कि आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो भी कुछ परेशानी है आपको, वो आप वहाँ पे आके बता सकते हैं। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर ले, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ तक देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपना। अभी तो व्यक्तित्व भी चलेगा, अभी और भी कुछ लोग बचे हैं तो व्यक्तित्व कवर करेंगे। राजस्थान के भी हम देखेंगे, अभी तो हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे देख रहे थे, तो व्यक्तित्व थोड़ा सा और पढ़ना है हमें। तो आप चैनल पे बने रहें और विश्वास बनाए रखें। हम बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो और आप सजेशन दे सकते हैं टेलीग्राम पे आके कि और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमसे होगा तो हम हाँ बोल देंगे, नहीं होगा तो हम वहाँ पे डायरेक्टली मना कर देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद तब तक।
बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।